दोस्तों, यह कहानी 2020 की है, जब देश में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वीवीआईपी इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का तहलका मचा दिया था। मामला डबल मर्डर का था और यह मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के महज चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे के बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। दोस्तों, मामला इतना वीवीआईपी था, 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सॉल्व कर दिया था। इसके बावजूद मिस्टीरियस ही रह गया और आगे कैसे बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? हत्या किसकी हुई थी, हत्या किसने की थी और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया है, यह कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पोस्ट इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में यहाँ रेलवे के बड़े अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। दोस्तों, 1998 बैच के रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली में फिलहाल आर.डी. वाजपेयी रेलवे बोर्ड के इस वक्त बड़े पद पर कार्य करते थे। तब देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ड्यूटी के चक्कर में आर.डी. वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि दोस्तों उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के बंगले में रह रहे थे। बेटी फिलहाल लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी। प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत ही कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गोमती नगर संस्कृत यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी। दोस्तों, 29 अगस्त को आर.डी. वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे। इसीलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी को शाम को उसे प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल होंगे। सब कुछ प्लान करने के बाद दोपहर के समय मालिनी और सर्वदत्त कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं और दोस्तों, जब उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती है, अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे, आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई को माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह उठ नहीं रहे हैं। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितना जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद वह लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती है। वह तुरंत इस बात को जानकारी अपने पति को देती है और फिर दोस्तों दोनों बस कुछ मिनट में ही अंदर आर.डी. वाजपेयी के बंगले पर पहुँच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। जब सभी कमरे में जाती हैं तो वहां पर नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदूत खून में लूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वह मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। स्थिति गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्दी से इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाते हैं। बस चंद मिनट में एम्बुलेंस भी बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी को भी मामले की जानकारी मिलती है। मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, दोनों के सर पर गोली लगी थी। इतने वीवीआईपी इलाके में एक बड़े सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आर.डी. वाजपेयी को भी दे दी जाती है, क्योंकि वाजपेयी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसीलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी हो जाती है। तुरंत पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भी फोन करके मामले की जानकारी देते हैं। तुरंत आवश्यकता कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी हो चुका था। दोस्तों, इसीलिए राज्य के अलावा पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी, एसएसपी, एसपी मौके पर पहुँचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय पर
घर में इन तीनों माँ, बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया, मगर कुछ देर बाद जांच के नौकर पर शक के दायरे से बाहर हो जाता है। दोस्तों, पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू करती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इस दोनों की हत्या नहीं कर दी, मगर जल्दी ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है। दोस्तों, क्योंकि जांच में कहीं से भी घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने का संकेत नहीं मिलते हैं। अब इस मामले में पुलिस की कोई मदद कर सकता था, वह थी घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ करते हैं तो वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन यह घटना घटी थी उस समय तक देश में कोरोना बढ़ चुका था और हवाई जहाज के परिचालन भी बंद हो चुका था। इसीलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद दोस्तों आर.डी. वाजपेयी दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने पर वह सब कुछ बताएगी, मगर फिर भी पुलिस वाले संयम से, समझदारी से जांच आगे बढ़ाते हैं और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की अजीब और गरीब हरकत करती रहती है और वह घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करती है। इन सभी बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने दोनों हाथों को छुपा रही थी और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी। हाथ पर किसी की नजर न पड़े। दोस्तों, लड़की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, मगर लड़की ऐसा नहीं करती। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं तो वह भी शौक रह जाते हैं, क्योंकि लड़की के दोनों हाथ पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म थे जो बिल्कुल ताजा थे, जैसे हथेली को अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया हो। हथेली पर बैंडेज बांधा हुआ था। इसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो दोस्तों वह कुछ भी क्लियर नहीं बता पाती और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इसकी जब पुलिस वाले लड़की के कमरे में तलाशी लेते हैं तो कमरे में कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती हैं। बाथरूम में क्वालिफाइड वुमेन लिखा हुआ था और इसके बीचों बीच भी एक गोली दागी हुई मिलती है। घटना वाले समय भी घर में 3 ही गोली चलने सबूत मिलता है। एक गोली सर पर मारी गई थी, दूसरी गोली मालिनी के सर पर मारी गई थी, जबकि एक गोली बाथरूम के शीशे पर दिस क्वालिफाइड वुमेन लिखकर उसके बीचों बीच चलाया गया था। दोस्तों, पुलिस को शुरुआती जांच में संकेत मिलने लगते हैं कि यह दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने की हैं। फिर भी पुलिस वाले आर.डी. वाजपेयी की लखनऊ पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। जब आर.डी. वाजपेयी लखनऊ पहुंच जाते हैं तो उनकी बेटी लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहना शुरू करती है कि यह जो कुछ भी हुआ वह भूत ने किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसगाइड करती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो तुरंत लड़की अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल कर लेती है। साथ ही वह कहती है कि घर में भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा था। दोस्तों से जांच में लड़की यह भी कहती है कि उस भूत के बारे में कुछ काफी समय से माँ और भाई को बताया करती थी, मगर उन लोगों ने भूत के होने का यकीन नहीं होता था। पूछताछ में खुलासा होता है जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली जाती हैं, सीधा फायर माँ के सर पर कर देती है। क्योंकि लड़की शूटिंग प्लेयर थी इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सीधी उसके माँ के सर के बीचों बीच जाकर लगती है, जिससे उन्हें उप तक करने का मौका नहीं मिलता और वह वहीं पर मर जाती हैं। लड़की का भाई आराम कर रहा था, वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की उसके सर पर भी गोली मार देती है और वह भी वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों, घटना के लगभग 4 घंटे के बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आर.डी. वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग बेटी ने की है। अपनी बेटी को अपनी पत्नी और बेटे का कत्ल करने से मना कर देते हैं और ये वह दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने यह हत्या नहीं की बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर यह सब की कुछ किया है। इसलिए वे हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि घर के मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वह पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। दोस्तों, लड़की की हालत तब तक इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह अपनी माँ और भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होती है और वह अपनी नानी के साथ उनके घर पर रहती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। लड़की के बयान तथा सबूत के आधार पर लड़की को 14 दिन की
कस्टडी में जेल भेज दिया जाता है और सबसे पहले लड़की का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। फिर लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है। आर.डी. वाजपेयी अदालत में रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे जेल में रखने की बजाय उनके घर पर ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आर.डी. वाजपेयी की रिक्वेस्ट को मान लेता है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पर तैनात कर दिए जाते हैं क्योंकि लड़की दिमाग की तौर पर बीमार पाई जाती है। उसका इलाज जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू होता है। जल्दी उसे अदालत द्वारा बेल मिल जाती है और फिर कुछ महीने बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में रहने चली जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भी बुला देते हैं। इस बीच लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। तभी दोस्तों एक बार फिर से आर.डी. वाजपेयी और उनकी बेटी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं और इस बार दोनों की चर्चा में आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की पर पागलपन की हालात में अपनी माँ और भाई की हत्या का आरोप लगा था, वह लड़की 23 नवंबर को अपने पिता आर.डी. वाजपेयी तथा अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है और शिकायत करते हुए उनके पिता 2023 से ही उनका शोषण कर रहे हैं। लड़की दावा करती है कि माँ और भाई की मृत्यु के बाद जब वह दिल्ली में अपने पिता के साथ रहने लगी तो वहाँ उसकी बुआ ने जबरदस्ती से पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ के खिलाफ पॉक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा उन पर छेड़छाड़ी और बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है। क्योंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, इसीलिए मामला दर्ज होने के बाद यह दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर के स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस में चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अदालत में साबित हो गया कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी माँ और भाई की हत्या की थी, इसीलिए उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई और मामला आज की अदालत में फाइलों में पड़ा हुआ है।